अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस व्लॉग में कुछ 2-3 इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वज़ीर आज़म जो बने हैं मुल्क के, शहबाज शरीफ साहब, उनका पहले इंतखाब हुआ और आज जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी भी हमने देखा कि हो गई। ईवान के अंदर क्या सूरत हाल रही वो तो आप सब लोगों ने देखी। थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जुमेरात को जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने अपना अपना हल्फ लिया था। और हम ये देख रहे हैं कि उस दिन से लेकर आज तक रेगुलरली सेशंस हो रहे हैं और एक भी डल मोमेंट जो है वो अपोजिशन ने नहीं आने दिया। कितना जो है वो बम्पी राइड होने वाली है ये जो आने वाली हुकूमत है, कुछ इस पर बात करेंगे। एक फैसला 28 फरवरी को रिजर्व किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 5 लोगों ने फैसला सुना और बताया गया कि फैसला सुना दिया जाएगा। उसको लेकर बड़ी स्पेकुलेशन थी कि क्या फैसला होगा, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स का मामला है। तो फैसला आ गया है। आप जानते हैं कि फैसला क्या आया है कि मुस्तरद कर दी गई है जो दरख्वास्त है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स की। कुछ अंदर की उसको लेकर स्टोरी है, हमारे पास खबर है कि मामला क्या हुआ, डाइसेंटिंग नोट जो आया वो क्यों आया, 28 फरवरी को महफूज फैसला आज क्यों सुनाया गया, क्योंकि ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही थी कि फैसले को डिले किया जा रहा है बार बार। डेट ऑल दो एक्सपेक्टेड था कि आज ही आना है, लेकिन फिर भी ज़्यादा वक्त लगाया गया। ये एक तासुर जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, और एक खबर है अंदर की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं 9 मई के जो मामलात हैं उनके हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा है 9 मई के इंसिडेंट्स को लेकर। उसको अब हम देख रहे हैं कि ईवान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि उसको सपोर्ट और बैकिंग मिल रही है। तो थोड़ा सा आज के इस व्लॉग में उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी स्टोरी यही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। और मैं मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने दोस्तों से बात करी उनसे भी सवाल कर रही हूँ, और ये नुकता आपके सामने भी रख देती हूँ कि मेरा ख्याल है कि एक सियासी गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म को चुना, अपने अरकान को उसमें शामिल करवाया। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंटरेस्टिंगली एक ऐसी जमात है जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके अपने सरबरा भी जो कि साहबजादा हामिद रजा साहब है, उन्होंने इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो अपना अलॉटेड ECP का निशान है घोड़ा, उससे नहीं लड़ा। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो अगर हम पार्लियामेंट्री प्रेजेंस की बात करें पार्टी की, तो वो कोई भी नहीं है। जब पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है और क्योंकि उस निशान से इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने कोई तरजीही फहरिस्त भी रिजर्व सीट्स के लिए जमा नहीं कराई इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो एक मेंबर की या 2 मेंबर की अगर लिस्ट एग्जिस्ट करती हो तो उसमें इजाफा किया जा सकता है, तोसी की जा सकती है। लेकिन अब ये जो लीगल ग्राउंड लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो तोसी कैसे करें उसके अंदर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी मेंबर जो है वो पहले से उस पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग एक बहुत बड़ी लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कर लेनी चाहिए थी। और क्योंकि PTI का मुसलसल ये कहना है कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो इस एलिमेंट को जहन में रखना चाहिए था कि जो दीवार के साथ लगाना चाहते हैं वो कॉल उनको आप मजीद मवाद दे रहे हैं, किस तरह की एक लीगल हिच जो है उसको बीच में छोड़कर और उस पर गौर ना करके अब मामला जो है वो वहीं उसी करवट बैठा है जो कि तवक्को की जा रही थी कि बैठेगा। जो खबर की मैं आपसे बात कर रही थी, ये जो डिले भी हुआ इस फैसले के अंदर, खबर यही है कि जो 5 अरकान जिन्होंने इस केस को सुना है उसमें से 2 ऐसे हैं जो कि इससे अग्री नहीं कर रहे थे और इस चीज़ को लेकर बड़ी बहस भी रही है। बल्कि एक को तो कन्विंस आउट ऑफ इट किया गया कि आप भी डाइसेंटिंग नोट ना दें वरना फैसला बहुत कमज़ोर नजर आएगा, गो की मेजॉरिटी होगा तब भी, लेकिन बहुत वीक नजर आएगा। लेकिन जो ये हैं बाबर हसन भरवाना साहब जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के जो मौजूद थे, वो उनको राज़ी नहीं किया जा सका कि वो अपने मौक़िफ़ से हटे। सुकल सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो खुद इसको सुन रहे थे। निसार अहमद दुरानी मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, शाह मोहम्मद जतोई मेंबर हैं, बाबर हसन भरवाना जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया है, और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान। तो ये एक 4-1 पर मबनी फैसला है जिसके अंदर से बाबर हसन भरवाना जो है उन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया। अच्छा, इस चीज़ की भी वजाहत यहाँ पर ज़रूरी है कि डाइसेंटिंग नोट में उनकी ये राय नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो डिजर्व करती है और उसको सीट्स मिल जानी चाहिए। उनका ये कहना है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि जो वक्त से पहले तरजीही फहरिस्त देनी होती है वो नहीं जमा कराई गई। और मैं यहाँ पर इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि इस वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। लेकिन जो डाइसेंटिंग नोट है उनका, वो ये कहता है, जो बुनियादी जिस पर उन्होंने इख्तिलाफ किया है वो ये कहता है कि आर्टिकल 51(6)D जो है और आर्टिकल 1063C जो है आइन का, वो बहुत वजाहत के साथ ये बात कहता है कि जो सियासी जमातें हैं
उनको जो तरजीही जो रिजर्व सीट्स मिलती हैं, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, वो उस बुनियाद पर मिलती हैं कि उस जमात ने सूबे के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर कितनी नशिस्तें हासिल की हैं जनरल इलेक्शन में जीतकर, और फिर उस रेशो के साथ उसको कैलकुलेट किया जाता है कि रिजर्व सीट कितनी मिलेगी। इस रेशो पर कैलकुलेट नहीं किया जाता कि कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं और आप उनको पार्टी की प्रेजेंस के हिसाब से बांट दें, तो नशिस्तें उतनी ही रहेंगी जितनी नून लीग के पास है। नून लीग को हम यहाँ से इजाफी नशिस्तें नहीं दे सकते। जबकि ये जो फैसला पूरा आया है इसके अंदर आज ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, बेशक वो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उस बुनियाद पर उनको रिजर्व सीट्स नहीं दी जा सकती, और जो बाकी सीट्स हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उन्हीं की अपनी प्रेजेंस की प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट दी जाएंगी। तो जो भरवाना साहब है उन्होंने इस बात से इख्तलाफ नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट नहीं मिल सकती, उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया है कि वो नशिस्तें आप बाकियों के अंदर बांट नहीं सकते। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के ऊपर। बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो हैं उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन पूरे के पूरे को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये शर्म का मकाम है जो कुछ किया गया है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत सारे कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी यही राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुसलसल लग रहा था कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के किसी मिशन के ऊपर है, वो अभी तक अपने मिशन पर जारी व सारी काम कर रहा है, वो पीछे नहीं हटा, बैक आउट ऑफ नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने उस मिशन से। तो जो इसका अगला स्टेप है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस मसले को लेकर कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहाँ जाकर अब ये जो आर्टिकल आइन का आर्टिकल 5160 का हवाला है इस डाइसेंटिंग नोट में, इसका फैसला भी होगा। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और पीटीआई के वकला का एक मौक़िफ़ है कि रिजर्व सीट्स उनको मिल सकती हैं अभी भी, उसका भी फैसला होगा। क्योंकि माजी के अंदर भी बाप पार्टी जो है उनका एक इस तरह का केस है जहाँ पर 3 नशिस्तें जो हैं वो अलॉट की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिमिलर सिचुएशन के अंदर। तो क्या वो केस प्रेसिडेंट बन सकता है इस सारे मसले के अंदर? दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ येट टू बी सीन। कितनी इंसाफ की तवक्को रखी जा सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रखनी चाहिए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, आई थिंक दिस इज टाइम इज गोइंग टू डिसाइड। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये मसला है वो कौन सा रुख और रंग इख्तियार करता है। दूसरा मैंने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ 9 मई को लेकर जिसकी तायद अब हम ईवान के अंदर से होती हुई देख रहे हैं, वो 9 मई के हवाले से, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और बहुत डीप डाउन जाकर थरली इन्वेस्टिगेट करें कि कौन लोग हैं जिन्होंने उस दिन वो केओस मचाया था। क्योंकि पीटीआई उस प्रोटेस्ट को ओन करती है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर जो लाइंस क्रॉस की गई वो उनको ओन नहीं करते। वो कहते हैं जी कि ये हमने कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ नहीं किया, ये किया कि कुछ लोगों ने या करवाया गया। इसका फैसला जो है ये अब बैठ के करने की ज़रूरत है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा है कि 9 मई का जो भी मामला है उसका अदालती कमीशन बनाया जाए और उसको जो है उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद बैठें और उसको लुक आफ्टर करें और प्राइम मिनिस्टर उसको लुक आफ्टर करें और इस मसले को जो भी मंतकी अंजाम है इसका उस तक पहुँचाया जाए। सो ये भी एक हम देख रहे हैं कि एक इशू है जिसके ऊपर जो है बात की जाए। अच्छा, जो मैं बात कर रही थी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट जो ओथ टेकिंग सेशन था, हमने देखा कि एक हंगामा था उस सेशन के अंदर। जो रोल ऑफ मेंबर्स है उसकी साइनिंग के दौरान भी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उन सब लोगों को बहुत आड़े हाथों लिया ऑपोजिशन ने। नारेबाजी जिस तरह की गई वो भी हमने देखी। इमरान खान साहब के पोस्टर्स उठा के आए, मास्क पहन कर आए, स्टिकर्स लगा कर आए, एक भरपूर तरीके से रजिस्टर किया। पीटीआई के जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने कि हम ईवान के अंदर मौजूद हैं और जो हमारा मौक़िफ़ है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि बस हो गया जो होना था, आगे देखें बस ठंडे पड़ जाएंगे, मगर ठंडे वो नहीं पड़े। स्पीकर के इंतखाब वाले दिन भी एग्जैक्टली उतना ही टफ टाइम दिया। फिर आ जाती है आपका जो मेंबर्स का ओथ होता है जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, उस दिन भी लोगों का ख्याल था कि आज ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वही शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर इंतखाब के बाद, और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जिस तरह का शोर और हंगामा है 2018 में जब इमरान खान साहब ने तकरीर की तो ग़ालिबन 12 या 13 मिनट की वो तकरीर थी जो वो कर सके थे इसी शोर हंगामे में, और शोर और हंगामे की वजह से इस कदर गुस्सा और सीखपा हो गए थे कि वो अपोजिशन को ही आड़े हाथों लेते रहे, अपनी तकरीर में कोई ज़्यादा खास बात नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब से भी यही तवक्को की जा रही थी कि या तो ये इन्हीं को कुछ सुनाएंगे 2-4 खरी और थोड़ा कुछ बोलेंगे और चले जाएंगे। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही पेशेंस के साथ 1 घंटा और 23 मिनट गुफ्तगू की। उन्होंने जहाँ पर अपने मुखालफिन के ऊपर भी बात की, सारे उन इशूज़ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो एक बयानबाजी होती है वो तो की, लेकिन बहुत सारे और इशूज़ के ऊपर भी हमने देखा कि बात की। गो के मेरी उसके ऊपर एक राय ये है कि वो बड़ा एक आउटडेटेड, एक ऑब्सोलीट तरीका है तकरीर करने का भी। जो डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स के और चीज़ों को आगे लेकर चलने के वो अक्सर तब्दील हो चुके हैं, लेकिन शायद हमारे कुछ दोस्तों को नहीं समझ आ रही है बात। इतना पोलिटिकली पोलराइज्ड है इस वक्त मुल्क के, उसके ऊपर बात करते, यूनिटी पर बात करते, मिलकर आगे चलने की बात करते, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने
करने के बजाय सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने की बात करते तो शायद बात ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन फिर भी उसके अंदर ये ज़रूर कहूँ कि उन्होंने मफाहिमत की बात की, मिसाक मफाहिमत की बात की, साथ मिलकर चलने की बात की। उन्होंने कहा कि वो अपनी अना को पाकिस्तान के लिए फना करने को तैयार हैं। जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सुन्नी तहत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से है कौमी असम्बली में, भाई उनको सलूट और दाद है कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ख़ुद को नहीं थकने दिया और बयान नारेबाजी का सिलसिला वहाँ पे मुसलसल जारी रहा। उसके बाद आप जो आगे वाले सेशन हैं उनकी भी बात कर लें तो सूरत हाल हम ऐसे ही देख रहे हैं। तो एक बड़ी ही भरपूर ऐसी ऑपोजिशन है कि जिसका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खान है और वो जवाबी तकरीर जो है उन्होंने 2 घंटे की उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की, और वो किसी भी सूरत गिव अप करने को तैयार नज़र नहीं आते। तो ये 16 महीने की हुकूमत कहा जाता है कि बड़ा अच्छा चलाया उसको शहबाज शरीफ साहब ने कोलिशन को। तो यहाँ जो मामला है वो बड़ा डिफरेंट है। एक तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब नहीं है जो कि अपोजिशन में बैठ के कहते रहे जी कि मैं तो इनके टिकट से लड़ूंगा, ना नूर आलम खान साहब अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं जो कि निकलते ही अपोजिशन से मौलाना की जमात का टिकट उन्होंने हासिल कर लिया। यहाँ पर अपोजिशन जो है वो रियल अपोजिशन है और वो अपोजिशन जो है वो लग रहा है कि वो थकने के और पीछे की सीट पे बैठने के कोई मूड में नहीं है, वो खूब टफ टाइम देंगे। और इसके अंदर साथ दे रहे हैं वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब के अभी गुजरी हुई 16 महीने हुकूमत के इत्तेहादी थे। अख्तर मेंगल साहब उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब वो बड़ा कैटेगोरिकली इनकार भी कर रहे हैं और वो बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि मैं बाइकआउट करूंगा, मैं हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। अचक जई साहब साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरीके से आड़े हाथों ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत टफ टाइम जो है वो भी दे सकते हैं। जो जमातें साथ भी बैठी हैं वो इत्तेहादी हुकूमत का कमाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी उठ के नारे को रिस्पॉन्ड नहीं करते, MQM वाले भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, नून लीग वालों को बीच में छोड़ा हुआ कि आप जाने और आपका काम जाने। MQM की तरफ से ये कहना कि जमहूरियत का जो मिशन है वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। कोई अच्छी वाइब और अच्छी सिग्नल, अच्छा बेल नहीं रिंग करता ये जो स्टेटमेंट और कॉमेंट है। MQM का ये कहना है कि इनकी रिजर्व सीट्स इनको मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोग साथ बैठ रहे हैं पूरी तरह से, जो साथ दे रहे हैं मगर पूरी तरह से साथ नहीं बैठ रहे, सब के सब स्कैटर्ड है अपनी सपोर्ट के अंदर, कोई भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये किस तरीके से ये जो चूचू का मुरब्बा बना है ये किस तरह से चलेगा, कितनी इसकी ज़िंदगी होगी, कितना ये लास्ट करेगा, माशी मामलात के लिए क्या ये कुछ कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इट इज़ येट टू बी सीन। बस आखिर में इतना ही कि जीते हुए लोगों के चेहरे जो हैं वो शायद वैसे नहीं होते जैसे नवाज शरीफ साहब का चेहरा मैंने देखा। और मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का बड़ा दुख और अफसोस है कि नवाज शरीफ साहब को जिस मकाम पर इस वक्त होना चाहिए था 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आज वो उस मकाम पर नहीं है। हालांकि अगर जेन्युइनली देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब की बड़ी पॉलिटिकल कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, लेकिन उसका जो एक रिवॉर्ड आने का जब वक्त आया तो उनके भाई की बुरी कारकर्दगी 16 महीने की उनके रास्ते में आ गई और वो जो उसकी जो एक मायूसी है वो उनके चेहरे पर आया है। और हमने ये देखा कि आज के सेशन के अंदर मियाँ साहब मौजूद भी नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि जो बात मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि मियाँ साहब जो बस असेंबली इतना ही आना था उन्होंने ये 1-2 वोट कास्ट करने थे, वो मामला हल हो चुका है। मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ डेज ओनली कि जब ये खबर आएगी कि लंदन का कोई टिकट जो है वो कट गया और एक सीट जो है वो बुक हो गई। आज की इस व्लॉग से बस ये कुछ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।